यूथ और जेनजी निकल रही है, तो पाकिस्तान की जेनजी जो है सिर्फ टिकटॉक बना रही है। पाकिस्तान उस तरह एक स्टूडेंट लेवल जेनजी लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो भी सकती है टू सॉर्ट ऑफ टॉपल अ मिनिस्टर। इधर स्पेस को जीरो कर दिया गया है। आप कायदे आजम यूनिवर्सिटी अगर जाके देखें, ऐसे लगता है कि आप अडियाला जेल पहुंचे हैं। ये नहीं कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट नहीं करते। देख लीजिए आजाद कश्मीर में जो गुज़िश्ता दिनों में हुआ है, कहीं ये सुनने में आ रहा है कि 40-50 लोग मारे गए, हलाक हुए। एंड मोर अबाउट अ प्रॉब्लम। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ को उड़ा देंगे तो इमरान खान जो है ना, इमरान खान अगर अडियाला से निकल जाए तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान इज अबाउट व्हाट इज पाकिस्तान अबाउट? यहाँ कोई बलोच स्टूडेंट कोई एहतजाज करेगा, उसको क्या कहते हैं, वीगो वीगो डाला। इज दिस द वे टू क्रिएट अ नेशन? आपको बड़े ब्रांड से पूछेंगे जेनजी क्या है, उनके जहन में आता है अर्बन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद का प्राइवेट स्कूल का बच्चा। ये इतनी सी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की। अगर आप उनको मेज पर बिठाएं, उनसे कहें कि एक लाइन लिख दो, तो उनको बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप उनसे कहें कि मुझे ईमेल कर दो, आपको चैट जीपीटी से बिल्कुल बेहतरीन खत लिखवा कर भेजेंगे। तो मैंने सवाल किया बच्चियों से, क्लास से, अयूब खान कौन था? कोई जवाब नहीं मिला। यू हैव नॉट हर्ड अबाउट अयूब खान? फिर मैंने पूछा, पाकिस्तान का सदर इस वक्त कौन है? एक लड़की ने हाथ खड़ा किया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have one of our regulars, one of our special guests back on the podcast, परवेज़ हुड भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमें टाइम देते हैं। सर अभी हम ऑफ एयर भी डिस्कस कर रहे थे, इंडिया में आई और टुक डाउन द मिनिस्ट्री, फॉट इट्स फाइट, और अब एक कॉन्वर्सेशन रैम्पेंट है सोशल मीडिया पे, बहुत सारी कॉन्वर्सेशन के बांग्लादेश या श्रीलंका या नेपाल में ऐसा हुआ, अब इंडिया में, इंडिया की यूथ और जेनजी निकल रही है, तो पाकिस्तान की जेनजी जो है सिर्फ टिकटॉक बना रही है और निकलते क्यों नहीं हैं, ऐसा करते क्यों नहीं हैं। और ये चीज़ मैं सॉर्ट ऑफ आपके साथ एक्सप्लोर करना चाह रहा था कि इज़ दैट फेयर क्रिटिसिज्म, इज़ दैट अनफेयर। और मैं ये भी समझना चाह रहा था कि बिकॉज यू वर्कड इन एकेडेमिया, यू सीन students across Pakistan for multiple years, you are associated to the black hole for example. क्या हमारी जेनजी वाकई पूरे दिन टिकटॉक पे बैठी हुई है या ये एक अनफेयर स्टेटमेंट है? हाँ, बैठते तो हैं। अब सारी यूथ तमाम साउथ एशिया में टिकटॉक और ऐसी चीज़ों पर अपना वक्त लगाती है, लेकिन एक बड़ा फ़र्क है। लेकिन फ़र्क से पहले मैं कहूँगा कि कितनी मुमासलत भी है। तो ये देख लीजिए कि इंडिया की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी है और उधर अब पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स की तादाद बहुत है। अब मिसाल के तौर पर अभी जो एहतजाज हुए हैं इंडिया में, तो जहाँ कोई 1 लाख मुलाजमतें हैं, 100,000, उसकी जगह 23 मिलियन एप्लीकेंट्स हैं। तो अगर इम्तिहान में वो कामयाब नहीं होते तो उनकी दुनिया हिल जाती है। इसीलिए बड़ी सख्त कंपटीशन है वहाँ पर। यही बात आप कह सकते हैं कि किसी हद तक नेपाल और बांग्लादेश में, लेकिन इंडिया में चूँकि ग्रेजुएट्स की तादाद बहुत बड़ी है और वो अच्छे ग्रेजुएट्स हैं, उन्होंने सीखा है, एक्चुअली दे आर इंटरनेशनली कम्पिटिटिव। और यहाँ तक कि आप देखते हैं कि कुछ कैंपसेस ऐसे हैं जहाँ बाहर की मल्टीनेशनल्स ने अपनी हायरिंग वहाँ पर करते हैं। मिसाल के तौर पे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह है। तो इम्तिहान वहाँ वाकई ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप कामयाब हुए तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे, और अगर कामयाब नहीं हुए तो फिर आपका फ्यूचर बहुत धुंधला हो जाता है। अब जैसा कि IITs हैं इंडिया के, उनमें कंपटीशन इंतहा दर्जे का है एंड दे आर वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स। यहाँ तक कि अगर आप पाकिस्तानी प्रोफेसर्स को बिठाएं वहाँ पे तो 90% तो फेल हो जाएंगे, यहाँ 95% फेल हो जाएंगे, जितनी मेहनत ये करते हैं। अब अगर इनमें कोई धांधली होती है, धांधलियाँ तो वो आप ये कह सकते हैं कि सारी दुनिया में होती है, लेकिन उधर धांधली इतनी होती नहीं थी। IITs के एग्ज़ाम्स इतने मजबूत थे कि उससे जो बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं वो इन इदारों में पहुंच जाते थे।
ऐसी चीज़ पाकिस्तान में नहीं है। आप यहाँ पर कोई एग्ज़ाम अगर करते हैं वो किसी मखसूस इदारे का ही हो सकता है। वैसे तो बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पर ऐसी हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम तो लेती भी नहीं है, वो सिर्फ आपको मार्क्स की जो इंटर FSC या दूसरी यूनिवर्सिटी के मार्क्स हैं उसकी बिना पर लेती हैं। देयर इज़ नो नेशनल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम इन पाकिस्तान, जो कि होना चाहिए। ईरान में भी ऐसा है, जिसके नतीजे में उधर बेहतरीन जो टॉप लेवल स्टूडेंट्स हैं पहुंचते हैं। अच्छा, अगर इनमें धांधली हो जाए फिर तो एक क़यामत आ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है, जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। धांधली तो हर जगह होती है, यहाँ तो आम है। इट्स रूटीन के धांधली हो, पेपर आउट हो जाता है, लोग खुल्लम खुल्ला चीटिंग करते हैं, मोबाइल्स पे करते हैं, पुर्जे लेकर आते हैं, कारतूस लाते हैं, सब कुछ। बट इट्स वेरी अनयूजुअल देयर, दैट्स व्हाट कॉज दिस। एंड डू यू थिंक व्हेन इट वाज कॉज, मतलब एक ट्रिगर मोमेंट तो हो गया ना, वो ट्रिगर मोमेंट एग्जाम लीक हुआ, अवाम निकल आई, क्या पाकिस्तान में ऐसा है कि हम एक ट्रिगर मोमेंट अवे हैं, या क्या पाकिस्तान में ऐसा है कि एक स्पेस ही नहीं है, वो स्पेस अवेलेबल ही नहीं है कि अगर ऐसी चीज़ ट्रिगर हो भी तो, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट फॉर एग्जांपल यूनियंस, पॉलिटिक्स, इस तरह की चीज़ पे बैन लगा हुआ है, वहाँ पे ये डिबेट्स इस तरह अलाउड नहीं है। जितना मुझे समझ आता है यूनिवर्सिटीज़ में ये बताया जाता है कि कोई सियासी कॉन्वर्सेशन अलाउड नहीं है विद इन कैंपसेज एंड इस तरह की चीज़ें। इज़ द स्पेस अवेलेबल इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क, कि अगर ट्रिगर मोमेंट हो भी गया, जिस तरह पेपर लीक इंडिया में हुआ, शायद कुछ और हो इधर, तो अगर वो ट्रिगर मोमेंट हुआ कि क्या पाकिस्तान उस तरह एक स्टूडेंट लेवल, जेनजी लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो भी सकती है टू सॉर्ट ऑफ टॉपल अ मिनिस्टर? अपनी यूनिवर्सिटियों की हालत देखें, और बहुत सही कहा कि इधर स्पेस को ज़ीरो कर दिया गया है। आप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी अगर जाके देखें इस वक्त, तो ऐसे लगता है कि आप अडियाला जेल पहुंचे हैं। ऊंची ऊंची दीवारें, उनके ऊपर खारदार तार। वो यूनिवर्सिटी जो बिल्कुल खुली हुआ करती थी, और मैंने वहाँ कोई 55 साल पहले पढ़ाना शुरू किया, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ओपन कैंपसेस। वो तो अब अडियाला जेल लगती है। और तो और अब यूनिवर्सिटियों के ऊपर जो बूट है, देयर इज एक्चुअली अ बूट ऑन द यूनिवर्सिटीज। DGISPR ने इस इलाके, यानी कि इस्लामाबाद के इलाके के 25 वाइस चांसलर्स को अपने दफ्तर में बुलाया और कहा कि तुम लोगों को, यू वाइस चांसलर्स हैव टू मेक आवर पीपल, आवर स्टूडेंट्स पेट्रियाटिक, और उसके नुस्खे बताए। अब सारे बेचारे वाइस चांसलर सुनते रहे, हाथ जोड़ के ऐसे उनके सामने, माँ सिवाय एक के जो कुछ थोड़ा सा बोला तो उसको ऐसी चपेट पड़ी, ही जस्ट शट अप आफ्टर दैट। और ये मुझे एक वाइस चांसलर ने बताया ऑफ अ यूनिवर्सिटी इन इस्लामाबाद, एक्चुअली क्लोज टू इस्लामाबाद, जिसको मद्दू किया गया था। उनको ये बताया जाता है कि स्टूडेंट्स बच्चे हैं, हम उनको बच्चे वैसे ही कहते हैं ना, 25 साल का बच्चा, 30 साल का बच्चा, और इनको कंट्रोल करना है। तो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां और अगर दूसरे साउथ एशिया की यूनिवर्सिटियों में अगर आप फ़र्क देखें, तो उधर ये अस्यूम किया जाता है कि स्टूडेंट मैच्योर है, कि उसको तालीम देनी है, कि उसकी सोच आगे बढ़ानी है, कि उसके स्किल्स में इजाफा करना है। इधर ये है कि उसको ट्रेन करना है कि वो माने, इताअत सबसे बड़ी चीज़ है। यही वजह है, ये एक बड़ी वजह है कि हमारी यूनिवर्सिटियों में और बाहर की यूनिवर्सिटियों में इतना फ़र्क आ चला है। ये नहीं कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट नहीं करते। मुझे कभी कभी बुला लेते हैं स्टडी ग्रुप के लिए, तो हम, क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं होती, तो हम बाहर बैठकर स्टडी ग्रुप करते हैं। उधर बैठकर हम दुनिया जहाँ की बातें कर सकते हैं, लेकिन वो भी अब कम हो गया, क्योंकि खौफ एक ऐसा है जो सरायत कर गया है तमाम स्टूडेंट्स के अंदर
कि वो भी कम हो गया है। करते हैं स्टूडेंट्स, एहतजाज करते हैं। आप देख लीजिए आज़ाद कश्मीर में जो कुछ गुज़िश्ता दिनों में हुआ है, और सच्ची बात है कि मुझे नहीं पता उधर हुआ क्या है। सुना है कि पहले सुना था, अखबार में पढ़ा था कि 12-15 लोग, कहीं ये सुनने में आ रहा है कि 40-50 लोग मारे गए, हलाक हुए। अब उधर मसला क्या है, बस हल्का सा ये सुनने में आ रहा है कि ये सीटों का मसला है कि जो इंडिया से कूच करके आए थे पाकिस्तान में, कि उनको सीटें ना दी जाएं, उनके लिए मखसूस सीटें ख़त्म की जाएं। बट दिस इज़ नॉट अलाउड इन द नेशनल प्रेस। तो देखिए, इंडिया में बहुत सी खराबियाँ, और उन खराबियों में इजाफा हुआ। एक तो मुस्लिम दुश्मनी है, एक ये कि जो भी के खिलाफ बोले उसको बंद करना है। इस सब कुछ के बावजूद वो कॉकरोच जनता पार्टी को रोक नहीं सके, और वो इसलिए कि उधर के नौजवान बेदार हैं। न सिर्फ ये, लेकिन उनको थोड़ी सी स्पेस दी गई है ना। बिल्कुल। जिससे आप कॉकरोच मीडिया की कॉकरोच पार्टी की बात कर रहे हैं, हम इंडिया में उन्हें गोदी मीडिया कहते हैं। वो गोदी मीडिया ने भी इंटरटेन तो किया ना, जब ये फॉर एग्जांपल सिलसिला हुआ अभी कॉकरोच पार्टी का इंडिया में, तो द मीडिया कवर्ड इट, और उसके बाद द कोर्ट्स इंटरटेन्ड इट, और उसके बाद द मिनिस्टर रिजाइंड। पाकिस्तान में अभी आपने कश्मीर का मिसाल दिया, इज़ द मीडिया कवरिंग इट? Is the media covering what's happening in Balochistan? Is any media covering it? Would the courts entertain it in Pakistan? I don't know. And would someone resign at that level in Pakistan? ये तीनों चीज़ें I don't know अगर आज के पाकिस्तान में even possible हैं। हम कि इंडिया की फेयर क्रिटिक करते हैं कि बहुत सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन वो तीनों चीज़ें हमारी आंखों के सामने हो रही हैं। ये सिर्फ तालीम के बारे में नहीं, आप देखें कि PIA के जो क्रैशेस हुए हैं, और एक जिसमें पायलट पता नहीं क्या नशे में था, या उसने कुछ ज़्यादा वक्त चिल्ला काटा था या क्या, ही गोज क्रैशेस इनटू buildings, into a building, and the aviation minister has ये फेक रिपोर्ट है। नहीं, ये उसका लाइसेंस फेक है, बट देन ही डजंट रिजाइन because there is no push to get him to resign. तो मैंने तो पाकिस्तान में किसी मिनिस्टर को रिजाइन करते हुए नहीं देखा। रेलवे मिनिस्टर हो, एविएशन हो या एजुकेशन हो, ये तो अपनी मर्जी खुशी से ऊपर वाले लगाते हैं और अपनी मर्जी खुशी से हटाते हैं। लोगों का इसमें कोई अमल दखल नहीं होता, बिकॉज पाकिस्तान इज एनविसेज्ड एज अ सिक्योरिटी स्टेट, नॉट एज ए डेमोक्रेटिक स्टेट। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फ़र्क है। स्टूडेंट्स में सियासत को एक ऐब समझा जाता है, एक खराबी समझी जाती है, जबकि बाकी मुल्कों में हाँ पॉलिटिशियंस जो ऊपर वाले हैं वो थोड़ा बहुत डरते हैं इससे, बट दे डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग, क्योंकि वो खुद उस अमल से, उनमें से बहुतों ने देखा है, उस अमल से गुजरे हैं। यहाँ पर इसको बुरा समझा जाता, विच इज़ ऑड ऑड। तो अगर स्टूडेंट्स एक सियासी अमल से नहीं गुजरेंगे, मुल्क की क़यादत कौन करेगा? वर्दी वाले करेंगे फिर। और अगर मैं आपसे यही पूछूं कि पाकिस्तान में एक और आर्ग्यूमेंट ये चल रही थी जो मैं देख रहा था कि द रीज़न कि स्पेस अवेलेबल नहीं है इसके एक फेस चाहिए होता है ना, रेवोल्यूशन का एक फेस चाहिए होता है, या एक प्रॉब्लम चाहिए होता है, ट्रिगर मोमेंट, जिससे आप एक वैल्यू सिस्टम की तरफ भागते हैं। अगर आप यही फॉर एग्जांपल देखें, इट हैपेंड इन नेपाल, या इट्स हैपनिंग इन इंडिया, इट्स हैपेंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसे ही होता है। पाकिस्तान में लेस अबाउट अ पर्सन एंड मोर अबाउट अ प्रॉब्लम, राइट? पाकिस्तान में वी समहाउ ऑल ऑफ अस लुक एट के यार शहबाज शरीफ को हटा देंगे तो इमरान खान जो है ना, इमरान खान अगर अडियाला से निकल जाए तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, तब्दीली आ जाएगी। और अगर इमरान खान साहब पावर में होंगे तो फिर हम ऑब्वियसली कहेंगे कि whoever is not in power, मरियम नवाज जी या whoever, it doesn't matter, right? क्या ये एक तरीक़ाकार है एस्टैब्लिशमेंट का पाकिस्तान की टू कीप यू कंटिन्यूसली इन अ लूप? क्योंकि इन इंडिया द मोस्ट पॉपुलस पार्टी इन द लास्ट सिंस 2014 आई थिंक,
लेकिन द मूवमेंट इज नेवर विद फेसेस. जिस तरह हम देख रहे हैं नेपाल में, इट्स द जेनजीज कमिंग आउट नॉट फॉर अ पर्सन, दे आर कमिंग आउट फॉर अ प्रॉब्लम. जो काइंड ऑफ अभी टू बी फेयर कश्मीर में भी हो रहा है. इट्स लेस a person they're rallying around and more a value system. and बलोचिस्तान में तो ये बड़ा अरसे से हो रहा है. लेकिन is that because वो आपको एक sort of फेस लेवल चेंज दे देते हैं कि ये देखो, आपको आप नवाज शरीफ से तंग हो और आप जरदारी से तंग हो, तो ये लो इमरान खान. और अब इमरान खान से तंग हो या इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हो, तो दे माइट कम अप विद अ न्यू फेस टू गिव यू. व्हाई डू वी कीप फॉलिंग फॉर दैट ट्रिक इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. अच्छा, चलिए इसको एक बड़े तनाजुर में देखते हैं. लेट्स स्टार्ट दैट वे. तो तमाम इन मुल्कों में, चाहे वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल हो, इधर मुलाजमतें कम हैं, नौजवान ज़्यादा हैं, इज़ अ ह्यूज कंपटीशन. इससे नाराज़गियाँ ज़ाहिर के पैदा होंगी. जिसको नहीं मिलता वो जो नहीं आ सकता है सिस्टम में. और ये तमाम सिस्टम्स ऐसे हैं जिनमें खामियां हैं अपनी जगह पे. लिहाजा ये तो अंडरलाइंग कॉज है हर एक. अगर हर एक के पास जॉब्स होती हैं, अगर आसूदगी की ज़िंदगियां सब गुजारते, तब तो कहीं पर कोई मूवमेंट ना होती. चलिए, ये चीज़ मुश्तरक है. पाकिस्तान में इसकी शिद्दत थोड़ी सी ज़्यादा है, बट दैट्स नॉट द डिफाइनिंग थिंग. ये आप देख लीजिए कि नेपाल में किस तरह से स्टूडेंट्स उठे थे. उधर इंटरनेट पे कदगनें लगाई गईं और स्टूडेंट्स ने कहा कि ये हमें बर्दाश्त नहीं. तो जब जो ट्रिगर मोमेंट था ना, जो आप कहते हैं, दैट वाज बैनिंग ऑफ द इंटरनेट. अच्छा, इंडिया में अभी जो हमने हाल में देखा कि चीफ जस्टिस ने कुछ बकवास की कि ये कीड़े मकोड़े हैं, कॉकरोचेस हैं, दैट वाज द ट्रिगर मोमेंट ओवर हियर. लेकिन इन तमाम मुल्कों में एक आप समझ लीजिए कि पहले से तय है कि ये वो मुल्क किस मकसद के लिए, लोगों की ज़िंदगियां बेहतर बनाने के लिए, और एक उसमें पुख्तगी है. हाँ, उन्होंने कहा कि ये जो झूठ बोल रहा है वो दैट केम एज अ बाई प्रोडक्ट, जिसकी वजह से परेशान है और इसके ऊपर कदगने लगा रहे हैं. लेकिन इट स्टार्टेड आउट फॉर अ वेरी स्पेसिफिक कॉज. इट वाज अ मूवमेंट. जो पाकिस्तान में सूरत हाल है वो इससे मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ कभी नेशनल कंसेंसस बना ही नहीं कि पाकिस्तान इज अबाउट व्हाट इज पाकिस्तान अबाउट. आप बलोच की यहाँ आवाज़ सुन नहीं सकते. वो जब बलोच की बात आती है तो इधर कानों में ऐसे लगता कि रुई भर देते हैं. जब यहाँ उनके एहतजाज करने वाले आते हैं, महरंग बलोच आई थी, और ये कुछ महीने पहले की बात है, साल पहले की बात है, तो 5 लोग प्रेस क्लब में होते थे, 50 लोग होते थे. यही चीज़ अगर होती इंडिया में कि मणिपुर से या कश्मीर से कोई आया होता, there would be thousands in the street. तो वो मुल्क, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, they have become nations. They care about people from other parts of the country. यहाँ ऐसे नहीं हुआ. यहाँ कोई बलोच स्टूडेंट कोई एहतजाज करेगा, उसको ये गाड़ी वाले आके क्या कहते हैं, वीगो डाला, हाँ वीगो डाला, वो आकर उठाकर ले जाएंगे, और सिर्फ इसलिए कि बलोची बोलता. दैट डज नॉट हैपन इन इंडिया. हाँ, जो कश्मीरियों के खिलाफ उधर दिल्ली में ख़ास तौर पर जो एक तरह का कीना है, कश्मीरीज लुक डाउन ओवर देयर. लेकिन अब ये जो एहतजाज आप देख रहे हैं, तो इसमें मणिपुर से भी लोग हैं, इधर लद्दाख से हैं, इधर कश्मीर से हैं, एंड दे आर ऑल टुगेदर. और ये इस बात की दलील है कि इंडिया हैज़ बिकम अ नेशन. ये सिर्फ ये नहीं कि उसके जोग्राफियाई हुदूद हैं, लेकिन पाकिस्तान उस तक पहुंचा नहीं है. इधर देखें, जो DGISPR बुलाते हैं वाइस चांसलर्स को, वो कहते हैं इनको बताओ मार्का हक कि किस तरह से हमने इंडिया को ज़ेर किया, और खूब तालियां पिटवाओ उनसे. फिर वो कहते हैं इनको 2 कौमी नज़रिया सुनाओ. तो अब इज दिस द वे टू क्रिएट अ नेशन? मेरे एक्चुअली मोर इंटरेस्टिंगली
एक चीज़ जो मुझे अब लग रही है कि उनने देखा कि मे बी इट्स नॉट डिवाइडेड इनफ। अगर आप पाकिस्तान की इलीट कैप्चर की बात करें, बिकॉज देयर इज़ अ बिग कॉन्वर्सेशन अभी जो चल भी रही है of more provinces, right? Divide Sindh, divide Punjab into multiple more sections, right? Will that create even more division or will that somehow bring us together? क्योंकि लॉजिक जो हमें बताई जा रही है कि ये है कि यार we should have more provinces because रूरल सिंध के अलग मसले हैं, कराची के अलग मसले हैं, या इंटीरियर पंजाब के अलग मसले हैं और सदर्न पंजाब के जिसके भी जो भी मसले हैं, राइट? बट इट्स ऑल्सो अ सिचुएशन जहाँ आपने जिस तरह बहुत अच्छी तरीके से ये भी एक्सप्लेन किया कि वैसी यूनिटी नहीं है। अगर आप यही चीज़ जो आज AJK में हो रही है ये पंजाब में हो रही होती, it would make a lot more noise, at least for the Punjabis, because of the larger chunk of the urban class. क्या ये डिवीज़न मज़ीद और किए जा रही है by our sort of political elite? Is that the plan कि यार मज़ीद और लाइनें खींच दो between them so that even more so यूनिफाई होना मुश्किल हो जाएगा? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट यू आस्क। बहुत ही मेरा ख्याल है इसमें गहराई है, लेकिन इससे पहले कि हम उस पर आएँ, यहाँ जो रियासत है उसके पास ऐसे वसाइल हैं कि वो बिल्कुल चादर डाल सकती है तमाम चीज़ों के ऊपर। तो जैसा कि TLP का कत्लेआम हुआ था, TLP एक बहुत घिनौनी पार्टी है और वो सिर्फ नफ़रतों को उभारती है, लेकिन मुरीदके में जो हुआ था आपको याद होगा, देयर वाज स्लॉटर ओवर देयर। पता नहीं उधर 20 मरे के 200 मरे, लेकिन उसके ऊपर ऐसी चादर डाली गई कि आज तक हमें नहीं पता चलता कि हुआ क्या। लेकिन चलिए आपका जो दूसरा सवाल है उसकी तरफ आते हैं। हाँ, इसकी एक मंतिक बनती है कि जितने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उतने ही सूबे होने चाहिए। मेरा ख्याल है 123 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पाकिस्तान में, सो मेक 123 प्रोविंसेस, उतने ही सूबे बना लो। पंजाब को ख़त्म करो, सिंध को ख़त्म करो, बलूचिस्तान वगैरह। उसकी मंतिक ये है कि आप वहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटिवली ये काम बेहतर कर सकेंगे। अब कराची ले लीजिए, कराची की आबादी 25 मिलियन है, 2.5 करोड़, और उसको एक यूनिट समझना तो हमाकत है। उसमें तो 3 इसराइल आ जाते हैं। मैसिव। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली इंतज़ामी उमूर को सामने रखते हुए ये बिल्कुल माकूल बनती है कि 123 सूबे बनाए जाएं। सही। मगर असल बात यह है कि इसके पीछे नीयत क्या है। अगर नीयत ये है अहले इक़्तिदार की, और इक़्तिदार करने वाले एक ही हैं, कोई उसमें सियासी पार्टी नहीं है, अगर नीयत यह है कि जो बाकी जो बची कुची सियासत है उसको भी ख़त्म करना है, तो फिर ये इंतहाई ख़तरनाक है। इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कि हाँ, जहाँ स्कूल बनाना है, अस्पताल बनाना है, कोई सड़कें तामीर करनी है, तो बेहतर ये है कि 123 सूबे हों। 123 तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि असल में कोई इस तरह की बात नहीं कर रहा है। लेकिन चलिए, अगर आप सिंध के 5 टुकड़े करते हैं, पंजाब के 15 करते हैं, तो इस तरह से ना हो सकता है। इट एक्चुअली मेक्स सेंस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन दूसरी तरफ जो अगर आप सियासत को जड़ों से उखाड़ना चाहते हैं कि सब, फिर क्योंकि कोई नेशनल लेवल की पार्टी नहीं होगी ना, बिल्कुल कंसोलिडेट कैसे करोगे? कंसोलिडेट, हाँ। तो फिर ये सियासत की मौत होगी। तो असल चीज़ ये है कि इस मजीद सूबे बनाने के पीछे नीयत क्या है। अगर बुरी नीयत है, हाइपोथेटिकली, मैं नहीं कह रहा कि है, लेकिन हाइपोथेटिकली, तो इट वुड मेक सेंस, राइट? आप अभी मसला क्या होता है कि हर पार्टी, whether that's PTI, PPP, PMLN, एक उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है एक प्रोविंस से, राइट? सो PMLN इज़ पंजाब इज़ देयर, मतलब उनका जड़ है, राइट? वहाँ से वो जाते हैं आगे। KP एंड PTI हैव बिन वेरी सॉलिड, ऑब्वियसली सिंध एंड PPP, और फिर वो वहाँ से एक लाइक ब्लू स्टेट्स एंड रेड स्टेट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, कुछ जगह आपको पता होती हैं, फिर स्विंग स्टेट्स होती हैं। अब अगर आप एक इन्वायरमेंट ही ऐसी क्रिएट करेंगे कि पंजाबियों के बीच में भी डिवाइड है, सिंधियों के बीच में भी डिवाइड, आई एम जस्ट गेमिफाइंग
an evil strategy here. I'm not saying it's the what people want or what they're going to do. लेकिन मेरा सवाल ये है कि that would make sense, right? You would further divide a country that is no national consensus. जिस तरह आपने बिल्कुल शुरू में बड़े अच्छी बात की कि क्या है हमारा नेशनल कंसेंसस. इवन जो हमारी पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं, हमारी पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट क्या है कि हमें इमरान खान चाहिए क्योंकि इनसे तो बेहतर ही होगा. दिस इज़ आवर आर्ग्यूमेंट, राइट? देयर इज़ नो कंसेंसस ऑन अगर वो आ गए तो वो करेगा क्या या हम चाहते क्या हैं. ये कंसेंसस अगर टूट जाए एक मुल्क में, डज इट रन एज अ मशीन देन फॉर द पावर्स दैट बी? इज दैट हाउ इट वुड वर्क? तो अगर इनका किरदार देखा जाए गुज़िश्ता दहाइयों में, वो ये है कि तमाम तर ताकत एक जगह पर मरकूज़ हो, कोई सियासत बीच में आड़े ना आए, और ये मिडल ईस्ट जैसे ममालिक हैं उसकी तरह बन जाए, जहाँ बादशाह अगर हुक्म करे कि ऐसा होना चाहिए तो वही होता है, उसके ऊपर कोई बहस तो हो नहीं सकती. एक कठपुतली उधर पार्लियामेंट भी आप बिठा दें, वैसे तो हमारी पार्लियामेंट वैसे उसी तरह की है, कुछ बोलते ही नहीं बेचारे. तो अगर इरादा ये है तो फिर ये सियासत की मौत है. और मुझे लगता है कि ये करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब जो बयान आया है इंटीरियर मिनिस्टर का कि ये निज़ाम फेल हो रहा है, ये शायद उस जानिब एक कदम है. ये ख़तरनाक होगा. हाँ, अगर आपको रीस्ट्रक्चरिंग करनी, अगर आप लोगों तक जमहूरियत पहुंचाना चाहते हैं, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी के ख्वाहां हैं, तो फिर शुरू उस जगह से कीजिए. लोकल इलेक्शंस चलिए, लेकिन फिर वो नेशनल इलेक्शंस के आड़े ना आए. सारी बात नीयत की है. इसमें जो ड्राइविंग फोर्स है, मुझे लगता है कि वही एलीट है जिसके हाथ में तमाम तर ताकत है, और ताकत के अलावा दौलत है. तो मैं अभी देख रहा था, ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट अभी इसी साल शाये हुई है. 1% ऑफ पाकिस्तान 40%, 40% पाकिस्तान की कुल कौमी दौलत, नेशनल वेल्थ, इज ओन्ड बाय 1%. 1%. I thought it might even be higher than that. खैर ब्लैक मनी आई गेस उसमें काउंटेड फॉर नहीं है, तो शायद 60. ब्लैक मनी का तो वो हिसाब नहीं लगा सकते, तो ज़्यादा होगा. और ये वो लोग हैं जो बड़े कौम परस्त हैं और जो कहते हैं कि लड़ो हिंदुस्तान से, मारो हिंदुस्तान से, लेकिन उनके बच्चे सारे बाहर बैठे हैं. उनके पिज्जा एंटरप्राइजेस चलते हैं बाहर की दुनिया में, और बहुत ही खुशहाल लोग हैं. लेकिन उनका दिल पाकिस्तान के लिए उसी वक्त धड़कता है, तड़पता है, जब कोई हम पर बाहर से हमला हो, खा वो अफ़गानिस्तान से हो या इंडिया से हो. तो ये इस तरह की कौम परस्ती का क्या फ़ायदा. और अगर आपने वो स्पेस, जिस तरह हम अभी देख भी रहे हैं इन कश्मीर, वो सिंगल इशू सिविल प्रोटेस्ट, नॉन आर्म्ड प्रोटेस्ट की भी स्पेस ख़त्म कर दी, राइट? तो मैं यही समझना चाह रहा हूँ ना कि एक इवेंचुअल व्हाट इट सीम्स लाइक, अब मैं कुड बी रॉन्ग, और ये बात है लाइक यू सेड मिडल ईस्टर्न कुछ स्टेट्स हैं, बड़े पैसे, मतलब वहाँ पे खुशहाली है, एम्प्लॉयमेंट है, वो सारी एक अलग चीज़ है. लेकिन फ्रॉम अ प्योर डेमोक्रेसी अंडरस्टैंडिंग, अगर आपने वो प्रोटेस्ट वाली आवाज़ भी, जो आखिरी एक आवाज़ थी जो पाकिस्तान में फिर भी कभी कभार होती थी, खान साहब ने तो बहुत यूज़ की है ये डी चौक में, लेकिन अगर आप प्रोटेस्ट भी ख़त्म कर देंगे या वो वाला स्पेस भी ख़त्म कर देंगे, तो देन इवन इफ दे वर टुगेदर, द फियर फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड ऑफ थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन AJK एंड एवरीथिंग, आई वुड, मतलब मैं तो अपनी ज़िंदगी की उस डर में क्यों जाऊँ. इवन 10 मैन प्रोटेस्ट हो रहे हो, जो आप देखते हैं छोटे प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं ना, औरत मार्च के लिए हो रहा है, जब मैं बच्चा होता तो वो चीफ जस्टिस के साथ के ज़माने वाले टाइम में. अब ऐसे नहीं होगा, क्योंकि आपको फियर होगी ना, एक जेन्युइन फियर है कि they won't just come and break up the protest, they'll come and matlab go guns blazing. That fear is going to cause a lot, even less people to come out on the streets, or am I sort of misreading this, you think? हाँ, वो खौफ बढ़ा है, ज़रूर बढ़ा है. बलूचिस्तान में फिर आप देख लीजिए इसका अंजाम क्या हुआ है.
तो बलोच यकजहती मूवमेंट पर तो उन्होंने बिल्कुल उसका तो जिक्र ही नहीं हो सकता। बलूचिस्तान की कोई खबर पाकिस्तानी अखबारात या पाकिस्तानी टीवी पर आप नहीं देखेंगे, बिल्कुल बंद है, इट इज़ कम्प्लीटली सील्ड। सिर्फ उस वक्त आप बलूचिस्तान के बारे में सुनते हैं जब पता चलता है कि उधर हमला हुआ और इतने रेंजर हलाक हुए, फिर इतने दहशतगर्द मारे वगैरह वगैरह, उस किस्म की खबरें ही आती हैं। ये नहीं कि उधर क्या क्या कुछ हो रहा है। अब लोगों को हर किस्म की तकलीफ़ होती है, वो कुदरती बात है, जाहिर है कि वसाइल उधर कम हैं और लोग अब आबादी बढ़ी है, उसके लिए एक सेफ्टी वाल्व होता है, और वो सेफ्टी वाल्व जब आप बंद कर देते हैं तो जैसा कि एक बर्तन पे ढक्कन आप लगा दें, प्रेशर कुकर जो होता है वो प्रेशर कुकर आखिर एक हद तक बर्दाश्त कर सकता है और फिर वो फटता है। अच्छा, अब वो फटने के लिए ट्रिगर मोमेंट क्या होता है वो तो कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बलूचिस्तान इज़ अंडर ऑक्यूपेशन। आप उधर जाकर एक नज़र डालें तो उधर आप जैसे ही सड़क पार करते हैं, जैसे ही आप सड़क से थोड़ा सा आगे जाते हैं, चेक पॉइंट आता है, फिर चेक पॉइंट आता है, फिर आता है, तो ऊपर आप देखें टीलों के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर मशीन गन हैं जो सड़क की तरफ उनकी नालियां हैं। मैं हाल में गया था तो ऐसे ही यही देखा, और जो फ़र्क है हैव्स और हैव नॉट्स में, आप कोयटा कैंट जाकर देखें तो आपको ऐसे लगेगा कि दुबई पहुँचे, उससे बाहर निकलें तो लगता है कि ये और मुल्क है, वो और मुल्क है। इस पर अगर कोई आवाज़ न उठा सके तो फिर वो क्या करेगा? वो जाएगा पहाड़ों में चला जाएगा, बंदूक उठाएगा। ये वहाँ पर हुआ है जो KPK में है, यही सूरत हाल है। अब आप जितना भी कहें कि ये फितना अल हिंदुस्तान है, बाय द वे कि ये पाकिस्तानियों का चलाया हुआ कॉकरोच मूवमेंट है। और उसकी दलील क्या दी, ये मैंने वीडियोस देखे कि उधर जो एहतजाज करने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, वो पिज्ज़ा खा रहे थे और बर्गर। कहा ये पिज्ज़ा और बर्गर, ये कैसे हो सकता है कि ये अनएम्प्लॉयड लोग, अच्छा पैसे कहाँ से आए? पैसे कहाँ से? पाकिस्तान से आए। हमारे पास खुद कोई पैसे नहीं है। बोले हमारी हालात देखे आपने। तो उंगली उठाई कि जो बोल रहे हैं वहाँ पे उनको तो ज़रूर पाकिस्तान फंड कर रहा है। तो अब यहाँ पर वो कहते हैं, और वो हमें वो तस्वीरें भी नहीं दिखाते हैं कि पिज्ज़ा और बर्गर खा रहे हैं, लेकिन हमें बताते हैं कि पता है कि ये इंडिया से आ रहा है, जो भी इधर खराबी है वो इंडिया की वजह से, और ये दोनों साइड पे चलता है। तो ये अच्छा लेकिन दोनों साइड पे है, लेकिन उधर नहीं चला। इधर वो उस पर मुसर है और किसी और को इस पर बोलने नहीं देते। मैंने जब भी ना, इट सीम्स लाइक कि एक पावर इतना कंसोलिडेट अपने आप को कर गया कि ये कहीं नहीं जा सकता। इट फेल्ट लाइक अब मुशर्रफ साहब की तो बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड थी उस टाइम भी। ही वाज क्लोज टू द अमेरिकन्स, वॉर ऑन टेरर लड़ी जा रही थी, ही हैड एब्सोल्यूट पावर। जिया के बारे में भी यही कहते हैं, मल्टीपल टाइम्स हिस्ट्री में हुआ हुआ ऐसे। खान साहब फ्यू ईयर्स अगो लुक्ड लाइक ही वाज गोइंग हियर फॉर द लॉन्ग हॉल। इन फिर हम देखते हैं बहुत जल्दी सिचुएशन चेंज होते हुए। अगर आप मुझे बोलते कि फील होना शुरू हुआ कि इंडियंस आर रिवोल्टिंग अगेंस्ट द कॉमन नैरेटिव, इवन 2 years ago, 1 year ago, we would have not believed it. मतलब it seemed like he had the masses under control, right? क्या हम पाकिस्तान में भी अभी इस जोन में बैठे हुए हैं कि नहीं अभी तो जितना कंट्रोल है एलीट का उतना स्ट्रॉन्ग होल्ड कभी नहीं था? बिकॉज वी सीन इन हिस्ट्री कि ये चीज़ बहुत जल्दी, जिस तरह हम इस पॉडकास्ट में अक्सर ट्रिगर मूवमेंट की बात करें, एक रैंडम नहीं लेकिन एक मोमेंट होता है, वो स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक वाली बात है। एक मोमेंट आता है एंड देन ऑल ऑफ अ सडन व्हाट सीम्ड लाइक एब्सोल्यूट कंट्रोल गोज अवे। Could Pakistan have a moment like that in the near future? क्योंकि हमें अभी लग रहा है कि यार consolidated power belongs with the establishment. It's a very strong foreign relations भी अच्छी हैं, local मतलब competition जो थी वो तो अब जेल में है, बाकी कुछ controlled हैं सारी चीज़ें, मीडिया कंट्रोल में है, जुडिशरी कंट्रोल में है।
बट वी सीन दिस स्टोरी बिफोर कि एक रैंडम अकरेंस में चीज़ें ट्विस्ट हो जाती हैं, वरना मतलब इन माई चाइल्डहुड पीपल थॉट मुशर्रफ वुड स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड दैट डिडंट हैपन. And now you think the CDF will stay for a very long time also. Yeah. And it's very hard to predict. तो क्या पता था कि ज़ियाउल हक कितने साल मज़ीद ज़िंदा रहता. 11 साल के बाद जाना पड़ा, एयर क्रैश, लेकिन ही कुड हैव स्टेड लॉन्गर. तो इसमें जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स है उसका बहुत बड़ा रोल है. लेकिन मेरे ख्याल में इस ऐसे वाक़े से बहुत पहले पाकिस्तान में तब्दीली आएगी. उसकी वजह यह है कि इधर जो मुआशी हालात हैं वो बहुत जल्दी तब्दील हो सकते हैं. शायद उसकी वजह बाहर की दुनिया में जो हो रहा है वो हो, जैसा कि अब हम देख रहे हैं. ये ईरान और अमेरिका की जंग तो ख़त्म होने वाली नहीं है. जो पाकिस्तानी जाते हैं मशरिक़ वुस्ता, हाँ अभी तक तो रेमिटेंसेस ठीक जा रही हैं, बहुत अच्छी जा रही हैं, लेकिन वक्त के साथ ये सूख जाएंगी, ये ख़त्म हो जाएंगी. क्योंकि उधर अगर डेवलपमेंट नहीं होती, अगर उधर जंग मज़ीद बढ़ती है तो फिर पाकिस्तान पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा. अब ये और बात है कि हमने अमेरिकनों की खुशामद की है और ठीक ठाक नोबेल प्राइज़ कितनी भी उनको ट्रंप को नॉमिनेट किया, फिर हम उनके बोर्ड ऑफ पीस में भी शामिल हो गए, उनके हर काम में हम शामिल. लेकिन अमेरिका की ताकत अब कम होती जा रही है और हम अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सके. इधर आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसके पास कोई स्किल्स नहीं है, हमारे पास वो कुदरती वसाइल नहीं है जिस तरह से सऊदी अरब के पास है या ईरान के पास भी है, बहुत सारे लोगों के पास है. हाँ, ईरान के पास है, वो नहीं है हमारे पास, उतना तेल नहीं है वगैरह. तो जब बुरा वक्त आएगा, आबादी खूब होगी, वसाइल कम होंगे, फिर लावा निकलेगा. किस तरफ निकलेगा? अहले इक़्तिदार फिर उस वक्त बहुत डेस्परेट हो जाएंगे. तो बावजूद इसके कि उनके पास टैंक हैं, उनके वो खुद DHAs में महफूज हैं, उन्होंने अपने आप को बाकी पॉपुलेशन से अलहदा किया हुआ है, लेकिन गुस्सा उसकी तरफ मरकूज़ होगा. और ये किस शक्ल में नमूदार होगा? बलूचिस्तान में तो हम देख ही रहे हैं. हमने KPK में अब ज़्यादा से ज़्यादा ये होते हुए देखा है. हम ये देख रहे हैं कि वो जो इत्तेहादी हुआ करते थे, जिनको हमने पाला पोसा बड़ा किया, मेरा मतलब ये कि TTP, TLP को तो मार के बिठा दिया ना, वो तो अब, लेकिन TTP जिसके पीछे अब एक रियासत की बैकिंग है, वो मज़ीद इनको परेशान कर सकती है. लोग शायद उस तरफ जाएं क्योंकि इधर जिस तरह का प्रोपेगेंडा हमारे स्कूलों में किया गया और जो मजहबी रुझान डाला गया है हमारे स्टूडेंट्स के अंदर, वो एक हद के बाद फिर कहेंगे कि ये तो कोई इस्लामी रियासत नहीं है पाकिस्तान में, चलो हमें असल इस्लामी रियासत बनानी है. तो वो TTP के प्रोपेगेंडा के कायल होंगे. TTP का क्या कहना है कि इधर ये सारे मुनाफिक बैठे हैं, इस्लाम की तो बातें करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते, हम करके दिखाते हैं, हम हैं जो असल मुसलमान. तो मजहबी मुनाफरत ज़्यादा से ज़्यादा किरदार अदा करेगी आने वाले वक्तों में. शायद डेमोक्रेटिक सिमत में पाकिस्तान न जाए जैसा कि इंडिया में और नेपाल और श्रीलंका में हुआ है, बांग्लादेश में भी. इधर एक मजहबी रुझान ज़्यादा परवान चढ़े. That would be scary. Well, actually just think about it. हम इस्लामाबाद में बैठे हैं. इस्लामाबाद में लाइब्रेरियां तो 4-5 ही होंगी. कितने हों? 4-5 भी अब शायद ज़्यादा, खैर मे बी 5 हों. आई डोंट थिंक 5 हैं. मेरा ख्याल है होंगी. ब्रिटिश काउंसिल वाली भी बंद होगी, मतलब एक नेशनल, खैर एनीवेज. अच्छा, इधर मदरसे हर गली हर मोहल्ले में हैं और उनमें से बहुत से इलीगल हैं, मगर उन्हें बर्दाश्त किया जाता और CDA की इतनी ताकत नहीं है कि उनको तोड़े. और हर मदरसे के अंदर
300, 400, 500 स्टूडेंट्स होते हैं, कम से कम 200 तो होते हैं, कुछ बड़े जो हैं उनमें 600-700 होते हैं। अब ये लड़के, इनको मुश्तैल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, जैसा कि हमने 2007 में देखा था लाल मस्जिद में, जब सिर्फ लड़के नहीं लड़कियां भी डंडे लेकर बाहर आई थी बुर्कापोश, और उन्होंने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया था। तो क्या ये दोबारा मुमकिन नहीं है? अगर आप इस्लामी जज्बा इतना बढ़ाते हैं लोगों में और फिर आप कहते हैं कि देखो उनके पास कितना है और तुम्हारे पास तो 2 वक्त की, तुम्हें 1 वक्त का खाना भी पूरा नसीब नहीं होता, चलो अब इस नाइंसाफ़ी को हम ख़त्म करते हैं। और समाज में बेइंतहा नाइंसाफ़ी है। और मैं फिर इस बात पे आता, जो आधे लोग हैं, 50% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन ओन्स लेस देन 5% ऑफ द वेल्थ। सोचिए इस पे, 50%, बॉटम 50%, निस्फ आबादी पाकिस्तान की, उनके पास मुल्क की 5% दौलत है। अब ये गैर इस्लामी है। अब इस पे आप बराह रास्त तो नहीं कर सकते ना, लेकिन आप कह सकते हैं कि उसने, वो शिया ने या देवबंदी ने या बरेलवी ने हमारा हक छीना, उसने मेरी मस्जिद पर कब्जा किया, और इधर फहाशी और उरियानी है जैसा कि लाल मस्जिद में हुआ था। तो इसकी बिना पर वो तहरीकें चलेंगी। द ग्राउंड्स आर फर्टाइल फॉर दैट। मैं आपसे एक आखिरी सॉर्ट ऑफ सवाल या कॉन्वर्सेशन जो करना चाह रहा था कि अभी आपने बात की मदरसों में बच्चों की, एक डिबेट है पाकिस्तान की जेनजीज पे, नॉट जस्ट अबाउट कि वो पॉलिटिक्स में आएंगे या वो राइट करेंगे या वो चेंजेस लाएंगे, जनरली जेनजी पे डिबेट बहुत ज़्यादा होती है। इसमें कुछ मसले हैं। जेनजी की डेफिनेशन मेरा ये ख्याल है, बहुत पाकिस्तान में ना बहुत आपको बड़े ब्रांड से पूछेंगे जेनजी क्या है, उनके जहन में आता है अर्बन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद का प्राइवेट स्कूल का बच्चा 20-21 साल का। ये इतनी सी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की इन कंपैरिजन, राइट? तो जब आप कहते हैं कि सारे जेनजी लेजी हैं, आप क्या बात कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल 2 लाख टाइप की जो स्कूल्स हैं जिसके अम्मी अबू अमीर हैं, उस जेनजी की, या आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जो एक बहुत बड़ी 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज यंग? अब उसमें भी जो डिबेट आती है कि ये जो हमारे जेनजीज हैं ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये पढ़ना नहीं चाह रहे, ये देखना नहीं चाह रहे। फिर लेकिन फॉर एग्जांपल इवन इस पॉडकास्ट में देखता हूँ अक्सर जो द किड्स हु वॉच फ्रॉम बलोचिस्तान या इवन अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, दे आर वेरी वेल रेड, दे आर आर्टिकुलेट। अगर आप कभी उनसे बात भी करें, दे आर वेरी, मतलब दे नो अ लॉट मोर देन I did when I was 20, right? मतलब they're intelligent, ऐसा नहीं है। लेकिन एंड इवन सर्टन KP में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन अभी एक जनरलाइजेशन तो नहीं कर सकते। लेकिन आपके ख्याल में, you've been teaching for decades, right? एंड अभी हम ब्लैक होल की बात कर रहे थे, and I know you have to go there after this, लेकिन you're seeing interacting with a lot of kids. आपने कहा आप जाके वो स्टडी ग्रुप्स थे या क्या थे कर रहे होते हैं with students, right? हाँ, अब भी होते हैं, परसों एक होने वाला है। Perfect. So you're seeing a lot of young people. I see a lot of young, yes. ठीक है. So in the last few decades, has the young population of Pakistan become less and less capable as we are being told, or is that just, you know? हाँ, लिखने पढ़ने में उनकी सलाहियतें काफ़ी घट गई हैं, और मुझे बड़ा दुख होता है कि वो, अगर आप उनको मेज़ पर बिठाएं, उनसे कहें कि ये एक लाइन लिख दो, एक पैरा लिख दो, तो उनको बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप उनसे कहें कि मुझे ये ईमेल कर दो, तो फिर वो आपको चैट GPT से बिल्कुल बेहतरीन ख़त लिखवा कर भेजेंगे। तो वो तरीक़े उन्होंने जाने हैं। लेकिन जिस किस्म की उनकी तालीम हुई, तरबियत हुई स्कूलों में, उधर उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा। हाँ, जो उनमें से जहानत के मालिक हैं, कुदरती जहानत के मालिक, और ज़हीन तो सभी होते हैं, लेकिन कुछ को कुदरत की देन ज़्यादा मिलती है, कुछ को कम मिलती है। जिनको बहुत ज़्यादा मिलती है, और ऐसे बहुत से हैं, वो फिर जो जेनजी
इंडिया का है और अमेरिका का है, जापान का है, उनके बिल्कुल बराबर है। उनके इख्तियार भी वैसे ही हैं काफ़ी हद तक, उनकी ज़बान भी वैसी है। लेकिन फिर जैसे जैसे आप नीचे आते हैं ना, एक पूरा बेल कर्व है, तो बेल कर्व का जो एवरेज है वो फिर हमारा वक्त के साथ काफ़ी नीचे गया है। और वो इसलिए कि जो तर्ज तालीम है पाकिस्तान में, उसका अगर मुकाबला आप करें इंडिया और बांग्लादेश और नेपाल के साथ, बहुत हमारा नीचा है। मैं आपको थोड़ी सी छोटी मिसाल देता हूँ। ये कुछ बच्चियाँ आई हुई थी, बच्चियाँ तो नहीं कहना चाहिए, मैट्रिक का इम्तिहान अगले साल देने वाली हैं। सही। और उनके साथ मेरी गुफ्तगू हुई, और पहले मैंने उनके साथ कुछ साइंस की बात करने की कोशिश की, देखा कि कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। फिर मैंने कहा कि अच्छा चलो हम कुछ मुल्क के हालात के ऊपर बात करते हैं, देखा कि उधर भी दिलचस्पी नहीं है। तो फिर मैंने दोनों बातों को जोड़ने की कोशिश की। मैंने उनसे, तुम्हें पता है जीन्स क्या होते हैं? और कुछ लड़कियों ने हाथ खड़ा किया और हाँ कुछ जवाब दिया। तो मैं असल में चाह रहा था कि अयूब खान की जेनेटिक्स की मैं बात करूं, और ये कि वो चंगेज़ खान से किस तरह से लिंक बनता। मैंने सवाल किया बच्चियों से, क्लास से कोई 40 बच्चियां थीं, अयूब खान कौन था? तो कोई जवाब नहीं मिला। मैंने कहा सदर, प्रेसिडेंट अयूब खान, कोई नहीं। फील्ड मार्शल अयूब खान कौन था? ना। यू हैव नॉट हर्ड अबाउट अयूब खान? तो फिर मैंने पूछा कि एक लड़की ने भी नहीं बताया कि व्हाट इट इज आउट ऑफ द 40। फिर मैंने पूछा कि पाकिस्तान का सदर इस वक्त कौन है? एक लड़की ने हाथ खड़ा किया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। दैट इज वेयर वी हैव संक टू। तो चलिए, ये कोई बहुत अच्छा स्कूल नहीं था, ये इस्लामाबाद के नज़दीक रवात है ना, वहाँ से ये आए हुए थे। बट the general level of Pakistani students has gone below the ground. जब shouldn't they, मतलब मैं कभी कभार ये भी सोचता हूँ ना, कंसिडरिंग हमारे हालात जो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है किधर हम जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी, इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स, डू यू थिंक देयर इज़ अ लैक ऑफ हंगर और देयर इज़ अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं, ये जो बच्चे हैं ना आजकल के, इनमें वो हंगर नहीं है, एम्बिशन नहीं है, ड्राइव नहीं है। क्या आपको लगता है इनमें ड्राइव नहीं है, या उनको समझ ही नहीं है कि क्या हालात आने वाले हैं और आपके साथ, मतलब आपका कितना मुश्किल ज़िंदगी होगी अगर आप तैयार ना हो उसके लिए? शायद ड्राइव सभी में होता है, कुदरती तौर पर हम में ड्राइव होता है जब हम छोटे होते हैं। यही बच्चियां, अगर मैं इनको 5 साल पहले देखता ना, इनसे पहले मिलता, तो मैं बहुत खुश होता, क्योंकि हर बच्चा जो है उसके अंदर एक कुदरती तवानाई होती है, और अब भी ये मैं ऐसे बच्चे देखता हूँ। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर जाते हैं वैसे वैसे इनको एक ऐसे निज़ाम में फंसाया गया है जहाँ बिल्कुल बोलने की इजाज़त नहीं है। आप छोड़ें मुल्क की सियासत को, वो एक तरफ, क्लासरूम में जब आपको आपका मुंह बंद कर दिया जाता है, जब आपकी तमाम तजस्सुस को ख़त्म किया जाता है, यू बिकम देन डेड। तो जो निज़ाम हमारा है, ये एक बच्चे की सोच को कुचलता है। ये फ़ौज का कसूर नहीं है, ये जर्नैलों का कसूर नहीं है, ये हमारे समाज का कसूर है, जहाँ इताअत, मानो मानो मानो, पूछो मत। हाँ ठीक है, जो निज़ाम है इसको मज़ीद आगे बढ़ाता है, मगर ये इसका नतीजा क्या कि पूरा जो तालीमी निज़ाम है, इट इज़ प्रोड्यूसिंग ड्रोन्स। ड्रोन क्या होता? आप उसको एक टारगेट सेट कर देते हैं, इम्तिहान में इतने नंबर लाने, वो ड्रोन जाके इतने नंबर लेकर आता।
सोचता नहीं, सोच नहीं सकता ड्रोन। इनसे क्या कुछ रटवाया जाता। हाँ, सिर्फ ये मजहबी किताबें नहीं रटते हैं, सिर्फ आयतें नहीं रटते, वो तो फिजिक्स और केमिस्ट्री वो भी रटते हैं। अब हाफिज साइंस का क्या फ़ायदा यार? कोई हाफिज केमिस्ट्री हो, हाफिज रियाजी हो, तो उससे हम क्या हासिल करेंगे? गारत हो ऐसी तालीम को। डू यू थिंक द इंटरनेट विल प्ले एनी पार्ट? क्योंकि एक तो आर्ग्यूमेंट अभी ये चल रही है ना, एआई, हमने पहले भी इस पर बड़ी बात की थी कि एआई इज़ ऑटोमेटिकली मेकिंग यू डमर, राइट? कि आप वैसी, अब तो कोई बंदा कुछ सोचना नहीं चाह रहा ना, सीखना नहीं चाह रहा। कौन सीखे, क्या फ़ायदा? मैं कोई 3 आर्टिकल पढ़ूँ या 2 किताबें पढ़ूँ, जब मैं चैट जीपीटी या क्लॉड को बोलूँ कि यार सुन क्या हो रहा है एजेके में, और तुम मुझे एक छोटा सा पैराग्राफ दे दो और मैं जाके वो डिनर टेबल पे किसी को सुना दूँ, राइट? एक आर्ग्यूमेंट ये है कि द इंटरनेट इज़ एक्चुअली मेकिंग अस डमर, या एआई स्पेसिफिकली। फिर एक आर्ग्यूमेंट ये है कि यही बच्चे जिन सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, अगर ये, जिस तरह हमने बात भी की ना, चैट जीपीटी से आपको ईमेल तो अच्छा लिखते थे, अगर ये इग्नोर करें द क्लासरूम इन्वायरमेंट और किसी तरीके से जस्ट थ्रू देयर फ़ोन, क्योंकि यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, या गूगल पे, या जिस पे भी इंफॉर्मेशन, तो आपको तालीम पहले एक मेंटोर से लेने के लिए अमेरिका जाना पड़ता था, अब वो कोर्सेरा पे फ्री पड़ी हुई है, राइट? सो है तो सही, देर आर वेज टू गेट देयर। क्या वो ये ऐसी चीज़ है जो इंटरनेट पेनिट्रेशन की वजह से आपको लगता है वी विल स्किप दैट पार्ट एंड बिकम स्मार्टर, या विल वी गो द एआई रूट ऑफ बिकमिंग डमर? बोथ वेज। कुछ हैं जो इंतहाई ज़हीन बनेंगे, और मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इतना ज़्यादा सीखा है कि मैं रश करता हूँ। और दूसरी तरफ वो बच्चे जो ज़हीन हो सकते थे, अब बुद्धू से बुद्धू होते गए हैं, और वो सिर्फ जो चैटिंग की ज़बान है उससे आगे नहीं। अगर आप उनसे कहें कि एक जुमला लिखो, जुमला नहीं लिख सकेंगे। उनकी सोच बिल्कुल महदूद है। लेकिन जिन बच्चों की मैंने बात अभी की ना, वो नहीं है जिनके पास स्मार्टफोन्स थे। ये एक बिल्कुल सरकारी स्कूल नहीं, प्राइवेट स्कूल के थे। अच्छा, हाँ, और प्राइवेट स्कूल्स भी पाकिस्तान में एक अलग धंधा है जिसको ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। ये ना समझे कि प्राइवेट स्कूल सारे महंगे। ये मेरा ख्याल है कोई 2000 रुपये वाला स्कूल था, फीस 2000-2500 होगी उस तरह की। मगर इधर कुछ भी नहीं टीचर्स ने सिखाया। उनके टीचर्स भी साथ आए हुए थे, मुझे लगा कि वो टीचर्स भी कुछ नहीं जानते। और पाकिस्तान में अब प्राइवेट स्कूल्स की एक बहुत बड़ी तादाद है। अक्सरियत मैं नहीं कहूँ क्योंकि मैं सारे देखा नहीं, लेकिन बहुत से प्राइवेट स्कूल्स हैं जो इंतहाई फ्रॉड हैं, और जो 50,000 रुपए वाले हैं महाना, उनमें तो ये चमक दमक वाली चीज़ है, एआई, द वे टू द फ्यूचर, ऑल दैट नॉनसेंस। मगर वो तालीम नहीं देते जो देनी चाहिए। इनफैक्ट आई डोंट थिंक कोई ख़ास इधर स्कूल्स हैं, कुछ बड़े, बहुत बड़े पुराने इंस्टीट्यूशन हैं KGS की तरह, वो दैट हैव प्रोड्यूस सम गुड स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आप मेरे से पूछें, एजुकेशन की बिजनेस बहुत अच्छी है, एजुकेशनिस्ट PIA ख़रीद रहे हैं और धंधे कर रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन एजुकेशन वाइज, आई हैव यंग चिल्ड्रन, मुझे तो पता भी नहीं, मैं मतलब पैसे देखिए, फीस छोड़ दें, फीस तो बहुत जगह, लाख रुपए देनी है, 2 लाख रुपए देनी है, इट्स क्रेजी, लाइक धंधा है ना पूरा। 50,000 देनी, 2,000 देनी है, लेकिन अच्छी एजुकेशन कहाँ अवेलेबल है इन एट अ यंग लेवल? आई डोंट नो। मेरा एक छोटा सा मशवरा है, जितना वक्त आप अपने बच्चों के ऊपर लगाएंगे और जिस सिमत आप उनको जो इशारा करेंगे कि ये चीज़ जाकर देखो, ये पढ़ो, इट्स फार मोर वैल्यूबल दैन व्हाट दे विल लर्न इन स्कूल। इन स्कूलों में हाँ, आपको कहीं कहीं कभी कभी कोई अच्छा टीचर मिल जाएगा या मिल जाएगी, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं ना, आपके बच्चे तो 50-60 हज़ार वाले स्कूल में पढ़ते होंगे, जो 3,000 वाले में हैं, उधर तो हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। और एक जगह है जहाँ मेयार में कभी फ़र्क नहीं आया। यू नो व्हाट? नो, जहाँ 1000 साल से कोई ये शिकायत नहीं कर सका कि उधर का निसाब ठीक नहीं है। क्या? मदरसे।
वो तो एक अलग डिबेट है और वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन आई थिंक दिस इज़ अ गुड प्लेस टू लीव इट. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया एज ऑलवेज. बहुत कुछ सीखने को मिला. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.